के आदमी होते हैं, आदमी वैरी करते हैं, तो इस प्रोफेशन में अलग अलग होता है। एक डॉक्टर होता है जो हाईली क्वालिफाइड होता है, हाईली एक्सपीरियंस होते हैं और बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं। वो नर्स के प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर वो ऐसा कुछ करते नहीं है। तो एक दूसरे ग्रुप का है जो न्यूली जो आउट होता है स्पेशली, तो उनका और जो एक्सपीरियंस नर्स का होता है, तो नर्स अपने एक्सपीरियंस शेयर करना करते हैं और उनका थियोरेटिकल नॉलेज ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या होता है कि क्लैश होने का चांसेस होता है। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। आपने कहा कि सब डॉक्टर्स ऐसे नहीं है, नहीं, जो नए डॉक्टर्स आते हैं। हाँ जी। और यही पॉइंट हमारा दूसरे शोज में भी आया कि जो अराइव कर जाता है एक पोजीशन पे, हाइट पे, उसकी ईगो सेटिस्फाई हो जाती है, उसको रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली मिलने लगती है लोगों से, तो उसका पेट भरा हुआ है। जो नया आता है उसको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, तो वो और थोड़ा सा अटैक करने की कोशिश करता है, अपनी ईगो को और एक्सर्ट करता है। किस तरह से बिहेवियर होता है नर्सेस के साथ कभी कभी? जैसे वो नर्स को कॉल करते हैं, तो एक्चुअली हम जो कोर्स करके आते हैं, तो एटलीस्ट हम डिजर्व करते हैं कि वो हमें मैडम ना बुलाए, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट सिस्टर करके बुला सकते हैं। तो एटलीस्ट हम इतना अचीव किया हुआ है। और कभी कभी ब्लेम गेम बिटवीन द डॉक्टर एंड द नर्स, जैसे पहले ही हम लोग मेंशन कर चुके हैं कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, सबका फीलिंग अलग अलग है, सबके मन में अलग अलग तरीके हैं बिहेव करने की। तो इसमें जो फ़र्क आ जाती हैं, जो डिफरेंसेस आ जाती हैं, वो बहुत कॉमन है। और दूसरी तरफ है, नर्स को डील करना पड़ता है एजुकेट से एजुकेटेड पीपल और इलिटरेट से भी इलिटरेट पीपल। दो कर्नल हैं, चाहे वो मरीज़ के हो, चाहे वो डॉक्टर के हो, चाहे हॉस्पिटल कर्मचारी हो। इसीलिए नर्सेस में और भी डिफरेंशिएट्स और क्वेश्चन ऑफ रेस्पेक्ट आ जाते हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट का क्या स्टेटस है? देखिए, दो अलग अलग चीज़ें हुई। एक तो सेक्सुअल हैरेसमेंट है, इसके ऊपर हम ये कहना चाहेंगे, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं पिछले हफ्ते कि नर्सेस को ऑड आवर्स, ऑड प्लेसेस, ऑड लोगों के साथ काम करना होता है। नर्स ये नहीं देखती कि ये मजदूर है और ये ऑफिस का मैनेजर है, उनको तो केयर देना ही होता है। वो एक सिचुएशन होती है, माइंड इट। और दूसरी सिचुएशन ये होती है, रात को पूरी रात नर्स एक मरीज़ के साथ अकेली रहती है, एक वार्ड में, सुनसान वार्ड होता है। वहाँ पे कौन होता है? मरीज़, मरीज़ के रिश्तेदार और हॉस्पिटल कर्मचारी। कर्मचारी में कौन होंगे? डॉक्टर्स नहीं हो सकते वार्ड में, आई मेंशन वार्ड, आईसीयू नहीं है। तो उस सिचुएशन में भी क्वेश्चन नहीं आती हैं, यंग गर्ल एंड यंग पीपल, लोनली प्लेस, एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड रिमोट एरिया। आप देखिए, हर हॉस्पिटल दिल्ली का नहीं होगा, कोई गांव का एक हॉस्पिटल है जहां पे एक डिस्पेंसरी सी बनी हुई है, एक नर्स ड्यूटी करती हैं। आप लोगों ने सभी ने अभी देखा होगा बॉम्बे का इंसिडेंट, आज से 27 ईयर्स पहले सेक्सुअली हैरेस्ड हुई थी बाय एक नर्सिंग ऑर्डरली, जबकि वो नर्स को पता नहीं था पीछे से वो आके हमला करेगा, क्योंकि इसलिए हो गया, उधर और कोई नहीं था। क्या सोसाइटी को मालूम है कि आपके काम में क्या क्या रिस्क्स हैं? कहते हैं प्रोफेशनल रिस्क, आप सबको मालूम है, चाहे फैक्ट्री वर्कर हो, चाहे ऑफिस में काम करने वाले हो, चाहे नर्स हो या डॉक्टर हो। अब हम नर्सिंग के ऊपर ये कहेंगे, नर्सेस आर ऑलवेज इन डेंजर। एक बात जान लीजिए, वो जो नर्स आपके सामने काम कर रही हैं, उसने ये नहीं देखा वो मरीज़ टीबी का है, उसने खांस लिया मेरे ऊपर तो टीबी मेरे को हो सकती है। एक जो नर्स पेशेंट को अटेंड कर रही है, वो HIV के मरीज़ हैं, उसमें कहीं भी गलती हो गई तो वो बीमारी उनको लग सकती है। एक जो मरीज़ है हेपाटाइटिस, आजकल लिवर डिजीज़ बहुत आ रहे हैं, उसको किस तरह हैंडल करें? फिर उसको इंजेक्शन लगाना पड़ता है, कैनुला लगानी पड़ती है, नीडल स्टिक इंजरीज, थोड़ा सा असावधानी उनको, नीडल स्टिक इंजरी जो कि बहुत खतरनाक है, उस इंजरी से सामना करना पड़ती हैं। फिर और भी है लॉन्ग स्टैंडिंग, आप OT ले लीजिए, CTBS ICU जो हमारी कर्मा है जहाँ से, लॉन्ग स्टैंडिंग, एक नर्स को 12 घंटा खड़े रहनी पड़ती है। अब एक पर्सन जो खड़े होते हैं उसका फिजिकली क्या परेशानी आ सकती हैं? उनका बैक पेन शुरू होता है और घुटने में दर्द शुरू हो सकते हैं। वेरिकोज वेन नाम का एक बीमारी है जिसमें नासें सूज जाती हैं, वो हो जाती हैं। OT नर्सेस को
आईसीयू नर्सेस को, क्योंकि उनको एक पोजीशन में खड़ी रहने पड़ते हैं या खड़ा रहना पड़ता है। ये सारे प्रोफेशनल रिलेटेड बीमारी हैं। फिर आई प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सरे एक्सपोजर जिसको टॉक्सिसिटी बोलते हैं, रेडिएशन टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। हैवी पेशेंट को मूव करने के कारण भी बैक एक होता है, लॉन्ग टाइम क्रॉनिक बैक एक। पेशेंट्स किस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? आजकल पेशेंट ज़्यादा अवेयर होता है, नॉलेजेबल होता है अपने खुद के डिजीज कंडीशन के बारे में। तो वो जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो वो नर्स से पूछता है, तो उनके माइंड्स में काफ़ी डाउट होता है। तो ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको समझाएं, कन्विंस करें, ताकि वो हमारे ऊपर बिलीव करें। तो ये एक मेजर चैलेंजिंग जो फेस करते हैं हम नर्सेस डे टू डे लाइफ में। पेशेंट सिक है तो वो श्योरली इरिटेबल मूड में होगा, तो ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि हम केयर गिवर है, तो हमें उनके इरिटेबल को एक्सेप्ट करके तो उनको थोड़ा सा कन्विंस करना है, काम एंड क्वाइट रखने ज़रूरी है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी और के वजह से वो नर्सेस के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकल सकते हैं, लाइक फैन काम नहीं कर रहा है, बाथरूम गंदा है, या खाना ठीक से नहीं मिल रहा है। तो ये सब क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन एक्यूमुलेट होके नर्स के ऊपर आ जाता है। तो इससे कभी कभी जो डेली रूटीन जाते हैं तो इसमें कभी कभी इंटरप्शन भी हो जाते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन कैसे जाहिर करता है पेशेंट? किस किस तरह से आपने देखा? अब ये एक एक पेशेंट का अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाने का अलग अलग ढंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, कोई कभी कभी तो कुछ ज्यादा ही वायलेंट हो जाते हैं, तो ये पूरा चिल्लाने रखते हैं, सभी को गैदर हो जाते हैं। और पेशेंट अकेला नहीं, उसके साथ अटेंडेंट में होते हैं, तो अटेंडेंट भी साथ में चिल्लाते रहते हैं। या कोई कोई काम एंड क्वाइट होता है, वो आता है कंप्लेंट देता है कि सिस्टर दिस इज द प्रॉब्लम, तो प्लीज आप इसके अंदर चेक कीजिए। तो ऐसे केस में आप पब्लिक से क्या एक्सपेक्ट करती हो? पेशेंट्स के जो अटेंडेंट्स हैं उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो आप? उनका और हमारा कोलैबोरेशन साथ में होना चाहिए, क्योंकि हमारा आउटपुट जो होता है कि पेशेंट ठीक हो। तो कभी कभी पेशेंट आते हैं जो घर पे ठीक से केयर नहीं होता है, ये एक कंडीशन होता है। कभी कभी ये होता है कि पेशेंट ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका है और अटेंडेंट साथ में होता है, और अटेंडेंट कोई जो होता है ज़्यादा ओवर एंशियस होता है, तो वो स्टाफ या डॉक्टर किसी से भी बोलता है ओवर एंशियसनेस में, तो इससे साइकोलॉजिकल पेशेंट के ऊपर इफेक्ट होता है। वो ऑलरेडी सिक है, ही इज एप्रीहेंसिव होता है अपने बीमार के ऊपर, और ऑलरेडी इसके ऊपर एग्जिस्टिंग के ऊपर एक और वहां से एंशियसनेस हो जाते हैं, तो इससे पेशेंट को भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, जो उसकी रिकवरी में भी हिंड्रेंस डाल सकते हैं, प्रॉब्लम कर सकते हैं। डिस्चार्ज के टाइम पर भी इश्यूज आती हैं, और वो क्या इश्यूज होती हैं? एक्चुअली किसी किसी पेशेंट का परसेप्शन होता है कि ये डिस्चार्ज का जो पेपर होता है पूरा नर्स के हाथ में होता है। एक्चुअली ये ऐसा होता नहीं है सर। डॉक्टर सुबह राउंड्स आता है 9 और 10 o'clock, तो वो बोलते हैं कल पेशेंट का डिस्चार्ज है, तो वो रात को ड्यूटी डॉक्टर जो भी उनको लिखना पड़ता है। तो कभी कभी किसी क्रिटिकल केसेस में डॉक्टर फंस जाते हैं, तो उसको लिखने में देरी हो सकते हैं, तो बजाय रात के वो नेक्स्ट डे लिख सकते हैं। तो इसके बाद ये जाता है टाइपिंग के लिए, वहां से दोबारा होता है, करेक्शन लगता है, फिर दोबारा से आता है। तो क्या होता है, एक एक हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, तो लाइक 6 आवर्स में 10 डिस्चार्जेस हो सकते हैं, तो वहां पर भी टाइम लग सकता है। तो इस बीच में क्या होता है कि पेशेंट सोचते हैं डॉक्टर ने तो बोला है कल सुबह 10 बजे आपका डिस्चार्ज हो जाता है, तो लेकिन 12 बजे तक हुआ नहीं, तो वो अटेंडेंट सोचता है कि नर्स हैज बीन केयरलेस। अच्छा, एक और पॉइंट कि बहुत सारे पेशेंट, एक तो पेशेंट आया, उसके साथ 5-6 रिलेटिव्स आ जाते हैं, उसके कारण भी कुछ दिक्कत होती है? हाँ, इसमें तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाते हैं थैंक गॉड। लेकिन हमारे यहाँ पर, मैं आईसीयू में काम करता हूँ, तो वहाँ पर हमारा लिमिटेशन होता है, रेस्ट्रिक्शन, तो 2 विजिटिंग टाइमिंग होते हैं, तो इसमें हम कन्विंस कर सकते हैं। नर्सेज ये भी कहती हैं कि हमारा स्टेटस और हमारा जो सोसाइटी का दृष्टिकोण है हमारी तरफ, वो नर्सेज के कारण भी डाउन होता है। तो नर्सेज नर्स की कैसे दुश्मन बन जाती हैं, बताइए? दुश्मनी कहें या प्रोफेशनल रिलेशन कहें, कि जो जमाने से सदियों से चली आ रही हैं, हम उसके यूज टू हो जाते हैं, उस हालत में अपने आप को ढाल देते हैं। तो जो सीनियर नर्सिंग प्रोफेशन है, नर्सिंग में भी सीनियर, मिडिल सीनियर, जूनियर, मोस्ट जूनियर होती है। तो जो सीनियर है वो जिस तरह के ब्रॉटअप हुआ है वो उसी को इम्प्लीमेंट करना मांगते हैं। अब जूनियर नर्स आई है आज के ट्रेनिंग लेके, उनका सिचुएशन अलग हो गया, स्टैंडर्ड अलग हो गया ट्रेनिंग का, तो उनको वो स्टैंडर्ड अगर नहीं मिलता काम करने, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं। मतलब अगर एक्सप्लॉयटेशन नर्स का हो रहा है एज अ प्रोफेशन, आपको डोमिनेट किया जा रहा है, तो कहीं पर
डोमिनेट करने की प्रवृत्ति आपके प्रोफेशन में भी आ गई है और आप भी अपनी जो जूनियर नर्सेज हैं उनकी तरफ थोड़ा सा डोमिनेटिंग रुख बना लेते हैं? देखिए, वो डोमिनेशन नहीं होता है एक्चुअली, क्योंकि नर्सिंग प्रोफेशन ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि बहुत रिस्क वाला प्रोफेशन है। उसमें एक छोटी सी गलती बड़ी सी नुकसान ला सकती है। एक दवाई टाइम पे ना देने से एक मरीज को बहुत भारी नुकसान हो जाते हैं, जो कि एक जूनियर नर्स को मालूम नहीं है। वो सीनियर नर्स क्या करती हैं, वो हमेशा उनका भी वर्क प्रेशर रहने से मे बी वो कम्युनिकेट ठीक ढंग से नहीं कह पाई जितना एक्सपेक्टेशन वो नर्स की थी। एक वो बजाय हैं ताकि वो सोचते हैं कि हमको डोमिनेट कर रहे हैं, नहीं, दे आर इनकैलकुलेटिंग द एंशिएंट नर्सिंग इन द मॉडर्न। दूसरा पॉइंट, और हाँ, सेमी ट्रेन्ड नर्सेज वो भी शायद प्रोफेशन का जो रेपुटेशन है वो डाउन कर देती होंगी। यस, प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, छोटे छोटे नर्सिंग होम खोल दिया जाता है और हमारे देश के पॉपुलेशन इतना बड़ी हुई है कि हर जगह में आप जाइए रश मिलेगा। उस सिचुएशन में एक ट्रेन नर्स का जो सैलरी एटलीस्ट मिनिमम सैलरी 5000 है, 10 नर्स रखेंगे तो आपको देना पड़ेगा 50,000 का। तो वो 50,000 के बजाय अगर हमें 20,000 में काम चलता है इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, लेकिन प्रॉफिट, बिजनेस मीन प्रॉफिटेबल, लेकिन ये प्रोफेशन ऐसा है इसमें आप प्रॉफिट ना देखे, इसमें वो देखे लाइफ के सुधार कैसे हो सकता है। वो जो मिडिल ट्रेन नर्स 2 साल की भी एक ट्रेनिंग होती है, मैंने किया है वो भी, तो वो ट्रेनिंग यहाँ होता है अवेयरनेस ऑफ द पेशेंट केयर। वो ये नहीं होती है कि एक अच्छा हॉस्पिटल में वो नर्स को काम दिया जाए। अब तो उसका बहुत रिडक्शन हुई है। आज के नर्स वो ट्रेनिंग करके वो असिस्टेंट नर्स की नर्सिंग की काम करती हैं, पूरी नर्स के काम करने कोई भी नहीं देता। और मुझे ये कहना है कि हमारे सोसाइटी के जो सुधार कर सकते हैं वो लोग इस चीज़ को देखें और पूरे काउंसिल हो या सोसाइटी के और भी लोग हैं वो इनको बहुत ज़्यादा इंस्पेक्शन करें, चेक करें और गलती हो तो उनको सुधार लाए। आखिरी छोटा सा पॉइंट एक और, एज अ नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट क्या आप कभी कभी ये भी महसूस करते हैं कि आपके अंडर जो नर्सेज हैं या रही हैं किसी और हॉस्पिटल में, वही नर्सेज का जो स्टेटस है डाउन कर देती हैं क्योंकि वो आपकी उतनी नहीं सुनेंगी जितनी डॉक्टर की सुनेंगी? ये प्रॉब्लम तो आती हैं। अब देखिए, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या चीफ ऑफ द नर्सिंग हमेशा तो उनके साथ रह नहीं सकते, लेकिन उनको एक सिस्टम से चलना पड़ता है, फ्रेमवर्क होता है ना, हॉस्पिटल चलता है, एक प्रोटोकॉल बनती है, उनका कुछ सिस्टम बनते हैं, उनका कुछ रूल रेगुलेशन बनती है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या कोई भी सीनियर नर्स हो, वो चाहेंगी या चाहेगा कि हमारे नर्सेस में वो चीज़ आ जाए, वो फॉलो करें। हम लेते हैं कुछ प्रश्न। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या प्रोफेशनल लाइफ की वजह से आपको कभी फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुई है? मेरे फैमिली में नहीं हुआ, लेकिन बहुत से फैमिली में होते हैं, बहुत से, पर्टिकुलरली खास करके शादी के बाद। माँ बाप तो फिर भी जानेगी मेरी लड़की को ये इच्छा है, चलो करने दे, लेकिन शादी के बाद एक लड़की का लाइफ पूरी तरह बदल जाती है, चाहे वो नर्स हो चाहे आम तौर पे लड़की हो। उसका घर बदल गई, घर के सिस्टम बदल गई, संस्कार बदल गई, तरीका बदल गई, लाइफस्टाइल बदल गई। तो वो जो सिचुएशन है वो नर्स में भी एप्लीकेबल है। और हमने पहले ही बहुत बार बोल चुके हैं कि नर्स को ऑड आवर्स में, और जगह में, अनजान लोगों के साथ और अनजान लोगों के लिए काम करना पड़ता है। वो जो सिचुएशन है कोई फैमिली उनको टॉलरेट नहीं भी कर सकते हैं। दूसरी बात है, हमारे देश में आज भी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था जिस देश में लेडीज़ को सम्मान हो और उसको शिक्षा दिया जाए वो देश आगे बढ़े। लेकिन आज भी हमारे देश में लेडीज़ अगर आगे बढ़ना चाहती हैं तो उनको दिया नहीं जाता। खाली नर्स नहीं, सारे लेडीज़ को डेवलपमेंट ऑफ कैरियर के लिए फेस करना पड़ता है। उसमें हम क्या करेंगे, हमें एडजस्टमेंट करना है, पहले से ही अपना फैमिली को समझाना है क्यों हम ये काम करने जा रहे हैं, उसमें हमारा बेनिफिट क्या है वो समझे। और जब वो नर्स से शादी किया तो उसका प्रोफेशन को भी रेस्पेक्ट।
मेरा प्रश्न आपसे ये है, जैसे कभी डेंगू की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे बर्ड फ्लू हो जाता है, तो एक साथ बहुत सारे पेशेंट्स आ जाते हैं और मेरे ख्याल से जब एक साथ पेशेंट आते हैं इट विल बी अ वेरी बिग ट्रबल फॉर यू। तो आप उस सिचुएशन को कैसे मैनेज करते हैं? हाइजीनिकली सबको देखना, एक साथ सब पेशेंट्स को संभालना, उनकी तकलीफ़ों को झेलना, आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, पहले से ही हमारे ये प्रोफेशन में ये चीज़ मन में लाना है कि कोई भी सिचुएशन को हमें सामना करना पड़ता है। प्रायोरिटी दें आप। 10 मरीज डेंगू के हैं, एक नर्स है, डॉक्टर भी है, वो बोल के गए, ट्रीटमेंट का पूरा बता दिया। अब आपको एज ए नर्स हमें देखना ये है कि कौन मरीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। एक मरीज़ है जो कि फुल्ली कोलैप्स हो गया, उसको ब्लीडिंग शुरू हो गया, डेंगू में ब्लीडिंग बहुत होती है, तो हम सबसे पहले उनको देखेंगे, दूसरे मरीज़ को बोलेंगे अभी हम आते हैं, आपको भी देखेंगे और घबराइए नहीं। ये जो एक सहानुभूति और हमदर्दी वाली शब्द हैं, वो मरीज़ को आधा बीमारी से दूर रखे और नर्स को विथ स्माइल नर्सिंग केयर में अपना संतुलन नहीं खोना। नर्सिंग करियर के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं जिसको देख के आज की जनरेशन उसको एज अ करियर परस्यू करे? बहुत बड़ी जवाब है मेरे पास, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। आज मैं एक नर्स हूँ जिन्होंने, आप बिलीव करे ना करे, घर बार छोड़ के नर्सिंग में आ गए थे, किसी का बात नहीं सुना। छोटी सी लड़की नर्स में कब आते हैं? 18 साल के नीचे वाले, 18 साल वाले। उस टाइम में एक इरादा था नर्स बनने का, किसने सिखाया? नहीं, किसी ने नहीं। आपके मन में हो कि हम तो ये बनेंगे प्रोफेशनल का, और बेनिफिट देखो, सेल्फ सेटिस्फेक्शन किस प्रोफेशन में है? हमने ऑलरेडी ये मेंशन किया कि दिन के अंत में घर जाके हम ये कहेंगे मैं तो 2 मरीज़ को आज अच्छा करके घर भेज दिया। इसी 3 मरीज़ के रिश्तेदार ने बोला सिस्टर जी आप बहुत अच्छी है, और कुछ नहीं किया हमारे साथ, लेकिन वो जो वर्ड्स आप लेके जा रहे हैं साथ में, वो आपका मेंटल सेटिस्फेक्शन, आपका एनर्जी, आपका काम करने का शक्ति बढ़ाएगा। दूसरा बेनिफिट ये है, इस प्रोफेशन में हर तरीके के नॉलेज मिलते हैं, सोसाइटी का बहुत से एक्सपीरियंस लेती है और हैंडल करती हैं सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज, और समाज को देती है कुछ। ओके, आपने बोला था करियर के ऑप्शन में ना, तो इसमें क्या होता है, एक है एजुकेशन के साइड में होता है, एक प्रैक्टिकल के साइड में। तो मैडम ने अभी आपको प्रैक्टिकल के साइड में बताया। तो हमारे नर्सिंग में क्या होता है, 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स होता है और 4 ईयर बीएससी कोर्स होता है। उसके बाद अगर आप थ्योरेटिकल में इंटरेस्ट है और पेशेंट के साथ डील करने में अगर आपको लगता है कि आप लैक करते हो, तो आप फर्दर स्टडीज कर सकते हैं, एमएससी जा सकते हैं, एमफिल जा सकते हैं, पीएचडी जा सकते हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग है। तो यू कैन बिकम ट्यूटर, प्रोफेसर और इवन प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। तो ये ऑप्शन रहता है। कई बार जो केसेस आते हैं बहुत सीरियस क्रिटिकल केसेस आ जाते हैं, तो उस वक्त आपका माइंड क्या चल रहा होता है उस वक्त माइंड में, और क्या माइंड सेट करते हैं? क्योंकि अब सब कुछ आपके ऊपर है, फैमिली मेम्बर सारे प्रेजेंट हैं और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है इस वक्त, तो आपका कैसे माइंड सेट करते हैं आप? आपको उस टाइम लक्ष्य तय करना होता है। हमारे दिमाग में एक चीज़ होती है, किस तरह इनका जान बचाया जा सकते हैं। हम ये ना देखेंगे उनके रिलेटिव कौन कैसा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मिनिस्टर है, तो कोई क्या है, नहीं। वो अगर आप देख के चलेंगे तो आप अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो एक नर्स जो कि अकेली इंडिपेंडेंटली या अकेला मरीज़ को संभालने का चांस आया, खास करके इमरजेंसी वार्ड में, ट्रॉमा सेंटर्स में, तो उस टाइम वो नर्स ये नहीं सोचेगा कि मरीज के साथ कौन है। लेकिन कई बार जो वीआईपीज होते हैं जी, वो कहते हैं, वो प्रेशर डालते हैं। विनीत व्यवहार, पोलाइटनेस, वो काम आएगी। आप बोलेंगे हाथ जोड़ के देखिए, अभी तो हमारा एचओडी आने में 10 मिनट लगेगा, और वो 10 मिनट में आपके मरीज़ का तबीयत और भी ख़राब हो जाएगी। तो अभी का ट्रीटमेंट जो है वो हमसे करा लीजिए, और मैं आपको ये वचन देती हूँ कि मैं उनको ज़रूर बुलाएंगे, और बाकी जो उनका तरीका है ट्रीटमेंट का वो उनसे आप ले लीजिए। बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। कई बार पेशेंट बहुत सीरियस होता है और अनफोर्ड कंडीशंस की वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है, तो आप उस टाइम के पे उनके जो रिलेटिव्स होते हैं उनको आप हैंडल कैसे करते हैं? वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, उस सिचुएशन में
आप देखेंगे एक मरीज आते ही मर गया, एक्सीडेंट पेशेंट, उसमें तो कुछ नहीं कर पाया, वो तो रिलेटिव को दिखाई दे रहा है कि ऑलरेडी डेथ केम। लेकिन जो मरीज हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट में होते हैं और उनको मालूम चलता है कि वो कंडीशन सीरियस होते जा रहा, सारे मेडिकल लाइन का जितने तरीका अपनाना है अपनाया, उस कंडीशन में एक है या तो वार्ड के सीनियर नर्स और ख़ास करके कंसल्टेंट वो रिश्तेदारों को बुलाए। और हमारे आपके मॉडर्न नर्सिंग में एक है एंड ऑफ लाइफ केयर। आप कभी देखेंगे एंड ऑफ लाइफ कुछ भी नहीं होता, सबका लाइफ का एंड तो होना ही है, लेकिन वो हमें केयर के साथ देना है। ये नहीं है ये तो मरीज मर जाएगा उसको देखभाल ही मत करो, नो नेवर, उसको और अच्छी तरह देखो और उसको रिलेटिव को भी देखने दीजिए, बार बार उनको बुला के दिखाइए कि देखो मरीज का कंडीशन ऐसा है, ताकि उन्होंने ऐसा सिचुएशन तो देखा नहीं। डॉक्टर से ज़्यादा नर्सेज जो है पेशेंट्स के साथ रहती है, उनकी केयर करती है, तो क्या नर्सेज को उनका उतना क्रेडिट मिलता है जितना उनको मिलना चाहिए? मिलता है नहीं, उसका बहुत से कारण है। वो कारण को हो सके 8 से 10 साल 20 साल बाद हम निपटा पाएंगे, आज नहीं। और लेकिन आज फिर भी बहुत से अच्छे स्टेटस में नर्सेस आ गई हैं। एज ए नर्स मरीज को संभालना ज़्यादा मुश्किल है या मरीज के परिजन को? यस, मैं कहूँगी मरीज के परिजन को, इसलिए क्योंकि मरीज बेचारा तो मरीज है, मरीज के रिश्तेदार इसलिए डिफ़िकल्ट होते हैं, वो सब ज्ञान में होते हैं, पूरा ज्ञान में होते हैं। मरीज थोड़ा सा ज्ञान उनका इतना नहीं होता, ज्ञान उसका ज्ञान जो है उनका कम हो जाती है, कॉन्शसनेस कम हो जाते हैं। आप देखिए बीमार होने पे उनको कॉन्शसनेस कम होता जाता है एंड दे आर हेल्पलेस, डिपेंडेंट ऑन रिलेटिव, डिपेंडेंट नहीं होता। और रिलेटिव का एक एंग्सस होते हैं, वो मेंटली एंग्सस, फिजिकली टायर्ड, इधर भागो उधर भागो, इधर से ब्लड लाओ उधर से दवाई लाओ उधर से सुई लाओ, और फाइनेंशियली पैसा कितना लगेगा। तो ये जो फिक्र है ओडीर है वो रिलेटिव को है, मरीज को नहीं होता। Correct. मरीज कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए मोस्ट डिफिकल्ट इज टू मैनेज द हैंडल द रिलेटिव। मैडम मेरा क्वेश्चन ये है कि जब क्रोनिक पेशेंट होता है तो वो इन्फेक्टेड होता है, तो वो इन्फेक्शन आपको भी हो सकती है, तो आप उसके लिए क्या क्या प्रिवेंटिंग मेजर्स करते हैं? इसमें हमें इन्फेक्शन प्रिवेंशन मेजर्स होते हैं, आजकल तो बहुत है इन्फेक्शन के ऊपर, हर जगह में आप देख सकते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में लिख के रखा, ऐसा करे तो इन्फेक्शन नहीं होगा। वो बात ज़रूरी है, हमें कुछ चीज़ें अपनानी होती हैं। मरीज और नर्स के अंदर एक बैरियर होना चाहिए। अगर हम वो बैरियर कैसे, हम बुर्का तो पहनेंगे नहीं, पर्दा भी नहीं लगाएंगे, लेकिन हम एक मास्क डालेंगे जिसमें हमें नाक और मुंह बंद रहता है। हमारे सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन जाता है नाक से, मुंह से और हैंड से। ये जो हाथ, हम अपना हाथ भी धोए और मरीज को थोड़ा सेपरेट रखें। आम मरीजों के 3 मरीज है, कॉर्नर में रखें या आइसोलेशन रूम है उसमें रखें, उन पे इन्फेक्शन नहीं फैलेगी और उनका टाइम टू टाइम टेस्ट किया जाता है इन्फेक्शन लेवल कैसा है। नर्सिंग जो प्रोफेशन है बहुत सीरियस प्रोफेशन है, लाइफ गिविंग प्रोफेशन है, डिफ़िकल्ट प्रोफेशन है। इसका स्टेटस इम्प्रूव होना चाहिए, सारे समाज को इसकी तरफ डिफरेंट नज़रिए से देखना चाहिए। और साथ में हमने ये भी जाना कि डॉक्टर्स को हमें खुद को एज पेशेंट्स या पेशेंट्स रिलेटिव्स किस तरह से इंटरैक्ट करना चाहिए नर्सेस के साथ, जिससे ये अपना काम सहूलियत से कर सकें। और नर्सेस को भी थोड़ा सा और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और बेटर ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिससे वो भी अपनी आवाज़ उठा सकें। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए जय हिंद। सवाल है अपनी ही पड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है, हम में से क्यों है आज खड़ा ये सवाल है। ज्ञान की कमी नहीं, समझदारी का अकाल है, हम में से क्यों है आज खड़ा ये